हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। आप सभी का स्वागत है 9 बजे की क्लास में हमारी। लेकिन आज की हमारी 9 बजे की क्लास पढ़ाई की क्लास ना होके एक इन्फॉर्मेटिव सेशन होगा, जिसमें हम बात करने वाले हैं हमारे ट्रांसफ़र गाइडलाइंस ऑफ केंद्रीय विद्यालय। केंद्रीय विद्यालय की ट्रांसफ़र गाइडलाइंस थोड़ी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसमें हम डिस्कस करेंगे जो कि बच्चों को एक बहुत ज़्यादा भ्रम कह लो या उनके दिमाग में रहती है ये चीज़ कि 10 साल जॉब करने के बाद उन लोगों को होम टाउन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इस भ्रम में बच्चे रहते हैं। आज ये चीज़ हम पढ़ने वाले हैं कि जो हमारा ये मॉड्यूल है पूरा केंद्रीय विद्यालय संगठन का ट्रांसफ़र गाइडलाइंस का, ये क्या कहता है। उसके बाद स्पाउस केस के बारे में बात करेंगे, फिजिकली हैंडीकैप जो पीएच केसेस होते हैं उसके बारे में बात करेंगे, और 2020 के अभी तक ट्रांसफ़र क्यों नहीं हुए हैं, क्या रीज़न है, इतना डिले क्यों हो रहा है, वो सारी चीज़ें बात करने वाले हैं। तो लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना। इसके बाद आप लोगों को ये ज़रूर पता लग जाएगा कि अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा होम सिकनेस है, अगर आप होम सिकनेस के इतने बड़े शिकार हैं, तो क्या आपको केंद्रीय विद्यालय संगठन की जॉब करनी चाहिए, उसकी तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखो भाई, इन्फॉर्मेशन गलत नहीं देनी, झूठ नहीं बोलना, आपको जो इसमें लिखा है वही चीज़ मैं बताऊँगा। चलिए आज का जो सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे जो कुछ टर्म्स वगैरह इसमें डेफिनेशंस वगैरह दी हुई हैं। टेन्योर होता है 3 साल का, हार्ड स्टेशन का टेन्योर होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है, आप इसको पढ़ लेना, इसको मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। उसके बाद जो है हार्ड स्टेशन 3 साल का हमारा होता है। पीएच एम्प्लॉय के बारे में बताया हुआ। एक होती है हमारी एपीएआर, एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट होती है। इसको ध्यान रखना है एपीआर को, ये बाद में बताऊँगा जब मैं इसके बारे में, तो ये काम आएगी। ऑर्गेनाइजेशन हमारा केंद्रीय विद्यालय हो गया। संगठन लोकेशन आपकी जहाँ पे आप हैं, स्टेशन आपका जो भी उस टाइम पे स्टेट वगैरह है या सिटी वगैरह है वो। फिर ये 3 आते हैं, ये भी ध्यान रखना। एक होता है एमडीजी, ये होता है मेडिकल ग्राउंड। अब मेडिकल ग्राउंड पे भी बहुत सारे बच्चे जो हैं ये कहते हैं हमें, जो लग चुके हैं या लगने वाले हैं, जो पहले से ही क्वेरी करते हैं, वो ये पूछते हैं कि सर मेरे मम्मी पापा जो हैं बीमार हैं, क्या मैं उनकी जो बीमारी पे ट्रांसफ़र ले सकता हूँ। आज ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि मेडिकल ग्राउंड पे आपका कैसे ट्रांसफ़र हो सकता है। फिर आता है डीएफपी। डीएफपी का मतलब है कि डेथ ऑफ स्पाउस, डेथ ऑफ ओन सन या ओन डॉटर। बस ये 3 चीज़ आती है। डेथ ऑफ स्पाउस आती है, डेथ ऑफ ओन सन आती है और डेथ ऑफ डॉटर आती है। इस पे आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। फिर आता है एक एलटीआर। एलटीआर होता है कि आपके रिटायरमेंट से पहले 3 साल बचे हैं तो आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो ये सारे जितने भी एब्रीविएशंस हैं याद रखने हैं, सारे काम आने वाले हैं आगे, तभी आपको अच्छे से ये चीज़ सारी पता लगेगी। उसके बाद और भी चीज़ें हैं। ट्रांसफ़र काउंट्स क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट काउंट्स होते हैं। जोन मैंने बता ही दिया। पूरा इंडिया जो है 6 जोन में डिवाइडेड है। उसके वो 6 जोन जो है वो डिस्कस कर लेंगे कौन कौन से हैं, ठीक है ना, आएंगे इसमें। बाकी ये सारा जो है मैं डाल दूंगा आपको टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। ओके, उसके बाद ये 6 जोन जो हैं ये डिस्कस कर लेते हैं एक बार। हमारा ईस्ट जोन है। ईस्ट जोन में बिहार आता है, झारखंड आता है, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, 5 स्टेट आते हैं इंडिया के, ठीक है, ईस्ट जोन में। फिर वेस्ट जोन में क्या क्या आता है, दादर नागर हवेली, दोमनदीप, अब ये दोनों एक ही यूटी हो गए हैं। उसके बाद गोवा आता है, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान, यानी कि 4 स्टेट आते हैं और एक यूटी आता है। फिर नॉर्थ जोन में क्या क्या आता है, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब और उत्तराखंड। सेंट्रल जोन में 3 स्टेट आते हैं, लेकिन ये बड़े बड़े स्टेट हैं सारे, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। फिर साउथ जोन में अगर बात करें तो अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, तमिलनाडु और तेलंगाना। और लास्ट बचता है हमारा नॉर्थ ईस्ट जोन, 7 सिस्टर जोन जिसे मैं कहता हूँ हमेशा, क्योंकि ये 7 सिस्टर जो हमारी है, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। तो ये 6 जोन में हमारा इंडिया जो है इस टाइम बटा हुआ है, और इसी जोन के बेसिस पे आप लोगों की रिक्रूटमेंट होती है, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ जो आप लोगों को बहुत ध्यान से सुननी है, ठीक है, और जिससे आप लोगों की ना एक चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगी कि ट्रांसफ़र जो है ये कैसे होता है। वो शायद ऊपर चली गई, क्योंकि ये जो है ना अपना 10 साल वाला हमारा, कि 10 साल के बाद नौकरी करने के बाद क्या हम लोग जो हैं अपने स्टेट में जा सकते हैं नहीं जा सकते हैं। तो भाई आँख खोल लो इस टाइम बहुत अच्छे से, क्योंकि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज़ बहुत ध्यान से देखना है। पहले पढ़ते हैं आपका ये वाला पॉइंट। An employee who gets choice station transfer on request in 2017 and onwards shall not be considered again for the request transfer before a period of 10 years at the choice station except 3 years for hard station। अब मैं इसको हिंदी में अच्छे से, बहुत ही शुद्ध हिंदी में बता देता हूँ आपको। ये कह रहे हैं कि कोई भी एम्प्लॉय अगर रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र लेता है 2017 या उसके बाद, ठीक है, 2017
या उसके बाद अगर कोई भी एम्प्लॉय रिक्वेस्ट ट्रांसफर लेता है, यहाँ पे देखिए एडमिन ट्रांसफर नहीं है, रिक्वेस्ट ट्रांसफर लेता है, अपनी चॉइस से ट्रांसफर लेता है, तो वो अगले 10 साल तक, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, वो अगले 10 साल तक, अ पीरियड ऑफ 10 years shall not be considered again for the request transfer before elapsing a period of 10 years, मतलब कि 10 साल से पहले वो ट्रांसफर रिक्वेस्ट ट्रांसफर नहीं मांग सकता। तो ये जो 10 साल वाली कहानी है ना, वो ये है। इससे ज़्यादा 10 साल के बारे में पूरी ट्रांसफर गाइडलाइंस में या कहीं पे भी कोई जिक्र नहीं है, कुछ भी नहीं बोला हुआ है कहीं पे भी, ठीक है। तो 10 साल की जो कहानी है वो ये है कि अगर आप रिक्वेस्ट ट्रांसफर मांगते हो 2017 या उसके बाद, तो आपको रिक्वेस्ट ट्रांसफर दोबारा आप एलिजिबल नहीं है 10 साल से पहले। ये चीज़ क्लियर हुई जी। एक्सेप्ट 3 years ऑफ हार्ड स्टेशन, अगर आप हार्ड स्टेशन पे गए हैं, आपने रिक्वेस्ट ट्रांसफर हार्ड स्टेशन पे लिया है अगर, तो वहां से फिर आप 3 साल में वापस रिक्वेस्ट ट्रांसफर ले सकते हैं अगर हार्ड स्टेशन है वो। अगर नॉर्मल स्टेशन है तो 10 साल से पहले नहीं मांग सकते। उसके बाद however this condition shall not be applicable in the case of those employees whose spouses are working in KVS or other departments organization of government of India or state government। अब ये चीज़ भी ध्यान से कान खोल के सुन लो कि जिन लोगों के, मतलब जो भी आदमी या मैन या वुमेन है, अगर उनके स्पाउसेस जो हैं वो KVS में, स्टेट गवर्नमेंट में या सेंट्रल गवर्नमेंट में लगे हुए हैं, तो उन पे ये 10 साल वाला जो रूल है वो अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि ये एक्सेप्ट कर दिया, एक्सेप्शन केस कर दिया है ना। दिस कंडीशन शेल नॉट, ये वाला पढ़ लो, दिस कंडीशन शेल नॉट बी एप्लीकेबल इन दीज केसेस। तो भाई स्पाउस केस वालों की बल्ले बल्ले है, केवीएस में उन्हें इतना ज्यादा बेनिफिट मिलता है, वो हर दूसरे साल हर साल केवी चेंज कर सकते हैं अपने, जस्ट बिकॉज ऑफ योर स्पाउस। ओके, क्योंकि वो स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, केवीएस में है। उसके बाद अब बात कर लेते हैं ये आप लोगों के लिए सेकंड पॉइंट जो लगने वाले हैं। अब इसको ध्यान से सुनना। Those employees who are appointed on direct recruitment in KVS on the basis of choice of zones shall only be considered for a request transfer within the same zone on completion of 3 years stay at the place of initial posting on appointment। अब इसको हिंदी बता दूं इसकी, जिनको अच्छे से इंग्लिश आती है उन्हें समझ आ गया होगा, फिर भी इसको हिंदी में बता देता हूं मैं कि वो एम्प्लॉय जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में केवीएस में लग रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ जोनल चॉइस ऑफ जोन, क्योंकि ये 6 जोन की जो चॉइस मांगते हैं आपसे भरते हुए, जब आप फॉर्म भरते हो तो 6 जोन की आपसे चॉइस मांगी जाती है। तो अगर आपने इस वाले सिस्टम से चॉइस ऑफ बेसिस ऑफ चॉइस ऑफ जोन वाला भरा है आपने, तो आप कंसिडर होते हैं रिक्वेस्ट ट्रांसफर के लिए विद इन द सेम जोन। ये लिखा हुआ है साफ साफ, विद इन द सेम जोन में आप अप्लाई कर सकते हैं, और वो भी जब आप कंप्लीट कर लेंगे 3 साल जो आपको स्टेशन मिला है, जहां पे आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हुई है, जिस स्टेशन पे मान लो आपकी दीफू में आसाम में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हुई है, तो वहां पे 3 साल करने के बाद फिर आप नॉर्थ ईस्ट के जो 7 स्टेट हैं उसमें कहीं पे भी ट्रांसफर अप्लाई कर सकते हैं, रिक्वेस्ट ट्रांसफर। ये है, आप जोन से बाहर तो ट्रांसफर अप्लाई कर ही नहीं सकते। विद इन द सेम जोन लिखा है यहाँ पे साफ साफ, ठीक है, विद इन द सेम जोन लिखा है साफ साफ, आप जोन से बाहर तो अप्लाई कर ही नहीं सकते। अब बहुत सारे बच्चे घबरा गए होंगे जो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे होम सिक होते हैं, मैं भी उनमें से एक था, लेकिन मैंने एक वीडियो अपनी 6 साल की जर्नी बताई हुई है, अगर मोटिवेट होना है तो उसको जाके ज़रूर देख लेना। अब एक चीज़ आपको मैं यहाँ पे, रुक जाओ थम जाओ, ज़्यादा नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, मैं पॉजिटिव चीज़ बता देता हूँ आपको। ये जो जोनल सिस्टम वाला सीन है ना, ये इस साल के ट्रांसफर्स में कैंसिल हो जाएगा। 99.99% इस चीज़ की गारंटी मैं ले रहा हूँ। जितने मेरे सोर्सेज हैं केवीएस में, अच्छे सोर्सेज हैं, उनसे यही पता लगा है कि जब हमारे संतोष कुमार मल सर थे, अब तो वो ट्रांसफर्ड हो गए हैं, उनकी जगह मैडम सर आ गई हैं अब, तो जब वो थे उनके टाइम पे ही पूरे केवीएस में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं पूरे इंडिया में, उनसे सजेशन मांगा गया था ऑन दिस जोनल पॉलिसी। तो 95% से ऊपर इसको हटाने की मांग की गई थी, इसको अबोलिश करने की मांग की गई थी, ठीक है ना। तो ये लगभग तय है कि ये जोनल सिस्टम हटने वाला है, लेकिन अभी तक हटा नहीं है। तो तैयारी जारी रखो, पॉजिटिव रहो, ये चीज़ हटने वाली है, इस चीज़ की गारंटी मैं ले रहा हूँ, ठीक है। इस ट्रांसफर में हट जाएगी, लेकिन मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूँ, जो अभी का जो कंडीशन है भाई, जो लिखित में है अभी मैं आपको वही बताऊँगा ना,
जो अभी तो लिखित में नहीं आया है वो नहीं बता सकता, जिस दिन आ जाएगा उस दिन वो भी शेयर कर देंगे आप लोगों के साथ। लेकिन अभी की जो कंडीशन है वो बता रहा हूँ, वो जो 10 साल वाला आपका भ्रम है वो कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। ये 10 साल वाली चीज़ अलग है, वो मैंने आपको बता दी। अच्छा, इसमें भी एक चीज़ है फिर, except the cases mentioned at para 9 regarding cases of those employees whose spouse are working in KVS or other department organization of government of India or state government, such employees may seek their request transfer to their choice places during annual transfer on the basis of posting of their spouse। अब मान लो आपकी पहली पोस्टिंग हो जाती है माहे में, जहाँ पे मेरी थी, और माहे इज इन केरला, ये केरला में, ठीक है, ये साउथ जोन पड़ गया आपका। और आपकी जो स्पाउस है, आपकी जो वाइफ है, आपके जो हस्बैंड है, वो दिल्ली में स्टेट गवर्नमेंट में लगे हुए हैं, एमसीडी में या डीओई में, कहीं पे भी। तो अब होगा क्या कि जैसे ही एनुअल ट्रांसफर खुलेंगे अगले साल के, मान लो आपकी सितंबर में ज्वाइनिंग होती है, तो जुलाई में जो एनुअल ट्रांसफर खुलेंगे अगले साल, आप उसके लिए एलिजिबल होंगे। कहाँ के लिए एलिजिबल होंगे? दिल्ली जाने के लिए, अपने स्पाउस के पास जाने के लिए। स्पाउस का केस ये कहता है कि जहाँ भी आपके स्पाउस वर्किंग है उसके 100 किलोमीटर के रेडियस में, ठीक है, उसके 100 किलोमीटर के रेडियस में, उसका जो 100 किलोमीटर का रेडियस होगा उसमें आप किसी भी केवी में ट्रांसफर ले सकते हैं जहाँ पे वैकेंसी खाली है। ये रूल है स्पाउस केस का, 100 किलोमीटर का, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ 100 किलोमीटर ऑफ रेडियस। बात समझ आ गई? अब जो मेरी बहन ये पूछ रही थी कि मेरे हस्बैंड बीएसएफ में पोस्टेड हैं, तो बीएसएफ में तो वो बॉर्डर पे पोस्टेड होंगे। अब जहाँ पे उनकी पोस्टिंग है उसके 100 किलोमीटर के दायरे में अगर कोई केवी है तो वहाँ पे आपको पोस्टिंग मिल जाएगी, ये स्पाउस केस का रूल कहता है। और पीएच वाले भी ऐसे ही हैं, पीएच वालों को अलग से नंबर मिलते हैं हर साल के, तो पीएच वाले भी हर साल ट्रांसफ़र ले सकते हैं। बात समझ में आ गई जी? अच्छे से समझा दी मैंने, ठीक है। अब ये 10 साल वाला हवा ख़त्म हो गया आपका, और ये 10 साल वाली चीज़ क्या है वो भी पता लग गई होगी। आपकी अगर ज्वाइनिंग होती है तो उसी जोन में आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं, उससे जोन से बाहर कभी भी ट्रांसफ़र नहीं ले सकते, एज पर टुडेज केवीएस ट्रांसफ़र गाइडलाइंस, ठीक है, एज पर टुडेज केवीएस ट्रांसफ़र गाइडलाइन, जो कि 99.99% चेंज होने वाली है, गारंटी से जोनल सिस्टम हटने वाला है, ठीक है। आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, जितने भी आप क्वेश्चन करते हैं वो सारे क्लियर हो गए होंगे। अब मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर कर लेता हूँ कि जो पॉइंट सिस्टम होता है हम लोगों का वो किस तरीके से काम करता है, ठीक है। अब पॉइंट सिस्टम बता देता हूँ मैं। हाँ जी, ये ट्रांसफ़र काउंट की बात कर लेते हैं। देखो, हर साल के मिलते हैं आपके, एक साल रहने के मिलते हैं आपको +2 पॉइंट फॉर ईच ईयर ऑफ कंप्लीटेड ईयर, फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर। मान लो आप किसी स्टेशन पे 3 साल रहे हैं तो आपको 6 पॉइंट तो वो मिलेंगे। बात समझते जाना मेरी, जो जो मैं समझाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद 2 पॉइंट मिलते हैं आपको 1 साल के आउटस्टैंडिंग। मैंने एक चीज़ कही थी कि एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो होती है हमारी, APAR जो होती है, अगर वो 10 में से आपके प्रिंसिपल आपसे बहुत खुश हैं और आपका काम अच्छा है और आपको 8 मार्क्स से ऊपर नंबर देते हैं, 8 से ऊपर, 8 या 8 से ऊपर, तो आपको 1 साल के 2 पॉइंट मिलते हैं। और ये आप प्रीवियस 2 ईयर का, मतलब सिर्फ 2 साल का, देखिए लास्ट 2 ईयर्स ही कर सकते हैं, मतलब कि मैक्सिमम जो है आप 4 नंबर यहाँ भी ले सकते हैं APR से। लेकिन ये पॉइंट आपको तब मिलेंगे जब आपके प्रिंसिपल आपको 8 से ऊपर, 8 या 8 से ऊपर मार्क्स देंगे, ठीक है, जो आपकी APR हर साल भरी जाती है उसमें। ओके, चलो आगे चलते हैं। अगला क्या है? अगर आप नेशनल अवार्ड गिवन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आपको कोई अवार्ड मिला हुआ है तो उसके 6 पॉइंट प्लस मिलते हैं आपको अलग से। KVS नेशनल इंसेंटिव अवार्ड मिला हुआ है तो +4, और रीजनल इंसेंटिव अवार्ड मिला हुआ है तो +2। ये एक ही बारी का मिलता है। अगर आपको 3-4 मिले हुए हैं तो भी आपको यही मिलेंगे, +6, +4, +2, ठीक है, वो मल्टीपल नहीं होते उसके। ओके जी, देखिए मैक्सिमम जो नंबर है वो +6 है। पता लगा आपको नेशनल अवार्ड में मिला हुआ है, KVS का नेशनल इंसेंटिव अवार्ड में मिला हुआ है, रीजनल में मिला हुआ है, तो भी आपको मैक्सिमम 6 पॉइंट ही मिलेंगे यहाँ से अवार्ड वाले इससे कॉलम से, ठीक है। उसके बाद अगर आपकी जो स्पाउस है वो वर्किंग है KVS में तो आपको 50 पॉइंट्स मिलते हैं, अगर KVS में वर्किंग है। अगर आपके स्पाउस डिफेंस में, सेंट्रल गवर्नमेंट वगैरह में वर्किंग है तो आपको मिलते हैं 40 पॉइंट। देखिए ये लिखा हुआ विद इन 100 किलोमीटर्स, यहाँ पे लिखी हुई देखिए विद इन 100 किलोमीटर्स, ये लिखा हुआ विद इन 100 किलोमीटर। जो मैंने 100 किलोमीटर वाली बात की है ना आपसे रेडियस की, वो यहाँ लिखी हुई देखो साफ साफ। अगर KVS में है तो मिलेंगे 50 पॉइंट्स आपको प्लस। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या आर्म फोर्सेज में है तो मिलेंगे +40, और अगर स्टेट गवर्नमेंट में है तो मिलेंगे आपको +20। ये है जिसका सिनेरियो। बात समझ आ गई, ठीक है। ये +20 जो है हमारे स्टेट गवर्नमेंट वाले हैं, स्पाउस इज वर्किंग इन सेक्टर एट द स्टेशन ऑफ, मतलब स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है जी। ये बात समझ आ गई, आगे चलें।
आगे चलते हैं। मैंने कहा था कि कुछ जो है एब्रीविएशन है वो आपको ध्यान रखने हैं। LTR वाला, DFP और मेडिकल और विडो या सिंगल पेरेंट वगैरह है तो उसमें +50 मिलते हैं। LTR मैंने लास्ट के 3 साल बताए थे आपको कि रिटायरमेंट से पहले 3 साल जो LTR वो होते हैं। DPF होता है आपकी डेथ ऑफ स्पाउस, डेथ ऑफ ऑन सन और डेथ ऑफ ऑन डॉटर, और फिर MDG होता है आपका मेडिकल ग्राउंड। अब एक बार मेडिकल ग्राउंड के जो है मैं बीमारियां आपको दिखा देता हूँ कि मेडिकल ग्राउंड में कौन कौन सी बीमारी जो है वो कंसिडर की जाती है और किस किस के लिए की जाती है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि सर मेरे फादर बीमार है, मेरी मदर बीमार है, तो देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है इन्होंने कि ये अफेक्ट करेगा हिमसेल्फ हर सेल्फ, आपके लिए, आपके स्पाउस के लिए, और डिपेंडेंट सन और डॉटर के लिए। डिपेंडेंट फादर और मदर नहीं लिखा है यहाँ पे। तो आप इसमें अपने स्पाउस के अगर बीमार हैं आपके तो आप ट्रांसफर ले सकते हैं मेडिकल ग्राउंड पे। आप खुद बीमार है तो आप ट्रांसफर ले सकते हैं मेडिकल ग्राउंड पे। आपकी सन मतलब आपका बच्चा बीमार है तो आप ट्रांसफर ले सकते हैं मेडिकल ग्राउंड पे। इससे तीसरा चौथा तरीका और कोई नहीं है। अब इन्होंने इसमें क्या किया हुआ है कि इसमें इन्होंने टाइप ऑफ डिजीजेस भी दिए हुए हैं कि अगर ये 9 तरह के जो डिजीज हैं अगर ये हैं तो ही आपको मेडिकल ग्राउंड पे ट्रांसफर मिलेगा, तो ही आपको +50 मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज आपको नहीं मिलेंगे। तो ये पूरी लिस्ट दी हुई है और लिस्ट दे के भी इसके जो है सब लिस्ट दी हुई है कि भाई कैंसर में क्या होना चाहिए, अगर स्ट्रोक आ जाता है आपको उसमें क्या होना चाहिए, जैसी बीमारियां उसका पूरा इसमें चिट्ठा दिया हुआ है। तो ये चीज़ आप पढ़ सकते हैं। इसको मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद 50 मार्क्स मैंने बता दिया आपको कि मेडिकल ग्राउंड के मेडिकल के मिलते हैं, और मेडिकल की जो बीमारी है वो बता दी, और मेडिकल की लेने की कंडीशन बता दी कि आपको, आपके बच्चों को और आपके स्पाउस को इन्हीं को मिल सकता है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, अगर आप हार्ड स्टेशन कंप्लीट करते हैं तो आपको 55 पॉइंट मिलते हैं, और अगर आप वेरी हार्ड कंप्लीट करते हैं तो आपको +60 मिलते हैं। और आप लोगों को बता दूं कि वेरी हार्ड अब जो है KVS से हटा दिया गया है, मतलब ये 60 पॉइंट वाला सीन हट गया है, अब सिर्फ 55 वाला बचा है। अब सारे हार्ड स्टेशन ही बचे हैं, जितने वेरी हार्ड स्टेशन थे वो सारे भी हार्ड स्टेशन में कन्वर्ट कर दिए गए हैं। ठीक है। तो अब हमारे पास 3 साल का कोटा बचता है सिर्फ हार्ड स्टेशन का। तो 3 साल अगर आप हार्ड स्टेशन में रहते हैं तो आपको +55 पॉइंट इसके भी मिलते हैं। फिजिकली हैंडीकैप्ड को +60 पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड है और एक 40% से ज़्यादा आपकी जो ये होती है, इसका एक परसेंटेज होता है फिजिकली हैंडीकैप्ड का, अगर वो है तो आपको +60 पॉइंट उसके मिलते हैं, और महिला होने के आपको +6 पॉइंट मिलते हैं अलग से। तो इनका जो सम बनता है उस सम के अकॉर्डिंगली आपका ट्रांसफर होता है। अब मान लो कि भैया झुंझुनू है एक जगह राजस्थान में, या दौसा ले लो, दौसा एक जगह है, दौसा करके ही है, मेरे को प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन नहीं पता। अगर वहाँ पे आपको ट्रांसफ़र लेना है PRT की पोस्ट पे, और PRT की वहाँ पे सिर्फ एक पोस्ट है, और वहाँ पे 4 कैंडिडेट जाना चाहते हैं, तो इनमें जिसके सबसे ज़्यादा पॉइंट होंगे उसको यहाँ पे ट्रांसफ़र मिलेगा। आई होप आपको इन पॉइंटों की मेहनत, अहमियत जो है वो समझ आ गई होगी। और जो APAR होती है वो जो +4 मिल जाती है आपको, 1 साल के 2 पॉइंट मिलते हैं और मैक्सिमम 2 साल के मिल सकते हैं, +4 मिलते हैं। तो इसकी अहमियत ये है कि मोस्टली लोगों के सेम नंबर होते हैं लेकिन ये सबको नहीं मिलता, तो इसको ज़रूर लें ताकि आपका ट्रांसफ़र आपकी मनचाही जगह पे हो जाए। आई होप आपको ट्रांसफ़र का A to Z जो है ABCD, A से लेके Z तक अच्छे से चीज़ समझ आई होगी, क्योंकि मैंने पूरी ट्रांसफ़र गाइडलाइन जो है, जो जो मेन पॉइंट थे, जो जो आप लोगों को बताने लायक चीज़ें थी, वो सारी इसमें डिस्कस की है। बाकी अगर आप इस पूरे चिट्ठे को पढ़ना चाहते हैं तो मैं इसको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा KVS प्रिपरेशन के नाम से, आप वहाँ पे जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप चैनल से तो 8638008832 आप मुझे इस नंबर पे भी अपना नाम लिख के भेज सकते हैं, ताकि मैं आपको अपने व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट चैनल से जोड़ सकूं, जहाँ पे हम KVS के PRT और TGT पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं पिछले करीब 1 महीने से, ज़्यादा ही हो गया 1 महीने से। ठीक है ना। और हमने अपना साइंस का फिजिक्स वगैरह उसमें कंप्लीट कर लिया है, काफ़ी चीज़ें कंप्लीट होने लगी हैं, स्टार्टिंग है, धीरे धीरे एग्जाम से पहले चीज़ कंप्लीट हो जाएंगी। सो आई थिंक आपके जो क्वेश्चंस रिगार्डिंग ट्रांसफ़र होते हैं आज वो सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए होंगे। हम एक चीज़ और स्टार्ट करने वाले हैं, जो संडे को हमारा लाइव सेशन होता है, संडे को जो मैं लाइव लेता हूँ जिसमें आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स की बात करी जाती है। तो मैं हर सैटरडे एक कम्युनिटी टैब में एक अपना एक क्वेश्चन कुछ भी मतलब करके कि यहाँ पे आप लोग अपने क्वेश्चन शेयर करो, ताकि आप वहाँ अपने क्वेश्चन शेयर कर सकें, और वहाँ पे जितने भी आपने क्वेश्चन शेयर किए हैं वो 1 by 1 एक एक करके मैं उनके जवाब संडे वाले जो लाइव होती है हमारी 9 बजे वाली,
उसमें दे सकूं, ताकि आप लोगों के क्वेश्चन जो है वो आ सके। मतलब लाइव कमेंट्स जो होंगे उनके आंसर नहीं होंगे वहाँ पे, लेकिन जो कम्युनिटी टैब में जो मैं डालूंगा वहाँ पे कि आप संडे के लिए जो हम लाइव सेशन करने वाले हैं उसमें क्वेश्चन करें, तो वहाँ पे जितने क्वेश्चन होंगे कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम क्वेश्चंस का आंसर वन बाय वन करके दे सकूं। ओके फ्रेंड्स, देन दैट्स फॉर टुडे एंड अच्छा ही चल रहा होगा सब कुछ लाइफ में, ठीक है ना? अच्छा चलना चाहिए, बी पॉजिटिव, मेहनत करते रहो, सोनल पॉलिसी भी हटेगी और आपका सबका नंबर भी आएगा। और विद इन, देखो भाई, 4 से 5 साल तो लग जाते हैं बाहर, और 4 से 5 साल बाद आप सबको अपना होम टाउन भी मिलेगा। जैसे आज मैं दिल्ली में हूँ अपने होम टाउन में आफ्टर 5 ईयर्स। 5 साल लग गए थे मुझे, 2 साल केरला, 3 साल असम, और दोनों का सब मिला के 5 साल के बाद मैं दिल्ली आ गया, ठीक है ना? चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर टुडेज वीडियो फॉर वॉचिंग, एंड आई थिंक आपके आज के बाद ट्रांसफ़र से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए आपको, क्योंकि ये मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर कर दिया है। बाय एवरीवन, टेक केयर।